सो गाइज अगेन वी आर बैक विद द न्यू सीरीज ऑफ दिस चैप्टर। आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस का हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जो नए पार्ट चैप्टर के अंदर अपलोड हुए हैं उसके लिए वीडियो अलग से बनेगी, बट अगर आपने इस चैप्टर का पहला पार्ट देखा है तो आप ज़रूर वीडियो के दूसरे पार्ट को समझ पाएंगे। तो आपने पहले पार्ट के अंदर काफ़ी कुछ समझ लिया था। आप सभी को पता था कि हमने राष्ट्रीय निर्माण की चुनौतियों के बारे में डिस्कस करा था, और हम वीडियो के दूसरे पार्ट के अंदर अब हम फाइनली आगे की चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। हमने 3 चुनौतियों के बारे में डिस्कस करा था कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। डाइवर्सिटी की प्रॉब्लम हो रही थी तो सरकार को बहुत कुछ सोचना था। उसके बाद साथ में कैसे डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट करनी थी तो सरकार को सोचना था। सरकार को इवन इतना भी सोचना था कि किस तरीके से पूरे भारत देश के अंदर, एंटायर सोसाइटी के अंदर अमीर और गरीबों के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिसमें पूरी तरीके से सरकार जो है दोनों को इक्वल बैलेंस में ले सके। तो ये एक सबसे बड़ा इशू था हमारे देश में, स्पेशली माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लिए। तो दोनों प्रधानमंत्री ने अपने अपने स्टेटमेंट भी दिए थे। इवन एक कंट्री कहती थी, इंडिया जैसी कंट्री की कहती थी कि हमारे भारत देश के अंदर डेमोक्रेसी है, तो जो भी मॉमडन होगा या जो भी हिंदुस्तानी होगा उन सभी लोगों के लिए हम लोग माइनॉरिटीज़ लोगों के लिए बिल्कुल ख्याल रखेंगे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के अंदर ये कहना चाह रहे थे कि जितने भी लोग हैं, जो हिंदू लोग जो भारत के अंदर रह रहे हैं, सॉरी पाकिस्तान में आके रहेंगे, उनके लिए मंदिर जो घर होंगे वहाँ पे उनको पूजा स्थल पे पूजा करने दिया जाएगा। ऐसी सारी डिस्कशन, मतलब जो भी बातें थी हमने डिस्कस कर ली थी, और आप सभी का बहुत प्यार मिला था उस वीडियो पे ऊपर हमें। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पार्ट, सेकेंड पार्ट। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर करेगा, और स्पेशली हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे अगर आप जुड़ेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर मिलेगी, बिकॉज हम वहाँ पे भी चीज़ों को क्या कहते हैं बताते रहते हैं। समय समय पर मैं वहाँ पे लाइव आता रहता हूँ। इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए भी हम लाइव डिस्कशन जल्द ही उसके ऊपर करने वाले हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। सो अब हम देखेंगे अपने राष्ट्रीय निर्माण के बारे में। ऑल वी नो दैट हमने 15 अगस्त के दिन पूरी तरीके से झंडा फहराया और हमने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे विभाजन के लिए। भारत और पाकिस्तान के पूरी तरीके से विभाजन में सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही थी, और इसमें आप देखेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के मेन हेड बोले जाते हैं, मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग जो थी वो स्पेशली डिमांड कर रही थी कि स्पेशली जो मुसलमान हैं, मुसलमान उनके लिए स्पेशली जो है पाकिस्तान बनाया जाएगा। सो दैट इज़ वाई उस टाइम पीरियड पे 2 नेशन थ्योरी की शुरुआत हुई। 2 नेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी थी जो पेपर के अंदर हर बार पूछी जाती है, और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी तरीके से बगावत स्वरों में बोलना चालू कर दिया दैट वी वांट टू सेपरेट नेशन फॉर द पाकिस्तान ऑल्सो, जिसमें स्पेशली मुसलमान रहेंगे। और शुरुआती समय में आप देखेंगे कि इस थ्योरी को शुरुआत करी गई 2 नेशन थ्योरी के तहत, और ये बोला गया कि हिंदुस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अलग नेशन का डिमांड होगा। तो दिस इज बिहाइंड द रीज़न दैट सेपरेट पाकिस्तान यानी कि सेपरेट कंट्री बनाने की मांग करी गई मुस्लिम लीग के द्वारा, और मुसलमानों के लिए एक सेपरेट कंट्री बनाएगी। यानी कि जून से इसकी शुरुआत हो गई थी, जिसमें जून में मैं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की अलग पार्लियामेंट बनी, और देन फाइनली 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आज़ाद पाकिस्तान और आज़ाद भारत मुल्क बना। तो यहाँ पे अब हम नोटिस करेंगे कि इस थ्योरी को मद्देनज़र रखते हुए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करी गई। शुरुआती समय में कांग्रेस की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, दैट इज़ वाई कांग्रेस ने पूरी तरीके से ऐसे थ्योरी को अपोज करने की शुरुआत करी। मतलब कांग्रेस ने इस सिद्धांत को पूरी तरीके से मना कर दिया, विरोध कर दिया कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा होगा तो हमारा पूरा का पूरा भारत देश है जो टूट जाएगा और हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन भाई मुस्लिम लीग जो है, आपको पता है मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स जो थे उनके बीच में बहुत सारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धाएं चल रही थी। दैट इज़ वाई ब्रिटिशर्स कभी ये नहीं कहना चाहते थे कि स्पेशली हम हिंदुस्तानी पूरा आज़ाद कर देंगे। वो तो वैसे भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत हमारे भारत देश को वैसे ही नुकसान पहुंचाना चाहते थे। दैट इज़ वाई हमारे लास्ट गवर्नर जनरल वायसराय जिन्हें बोला जाता है, वो हमारे क्या कहते हैं लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने पूरी तरीके से बोल दिया कि 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है, और 14 तारीख के दिन पाकिस्तान को अलग कर दिया जाएगा, और 15 तारीख के दिन क्या कहते हैं हिंदुस्तान को अलग कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जब अलग किया गया और 2 नेशन की थ्योरी को अडॉप्ट कर लिया गया, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कहा गया हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तो उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे ये बहुत ही पेनफुल और डिफ़िकल्ट प्रोसेस था पार्टीशन का। बिकॉज देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि आप क्या कहते हैं किताब के पेजेस को बांट रहे हैं, आप
भारत की सीमाओं को, पाकिस्तान की सीमाओं को बांट रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल्कुल सही कहा था कि हम अपनी सीमाओं को रक्षित करना और अपने सीमाओं के उस पार पड़ोसी मुल्क को चुनना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मुश्किल होता है, जिन्हें हम कभी बदल नहीं सकते। सो दैट इज़ वाई बहुत मुश्किल था। देखिए ये तो बिल्कुल फैक्ट था कि पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा दर्दनाक प्रॉब्लम होंगी किसी को नहीं पता था। जिसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि पाकिस्तान और साथ में भारत वाला हिस्सा जो मुल्क बनाया जाएगा, वो हिस्सा बनाया कौन सा जाएगा, वो दिक्कत थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेस बनाया गया धर्म को, मतलब धर्म के आधार पर, मेजॉरिटी के आधार पर ये कहा गया कि जो हिस्सा जहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी वो हिस्सा क्या कहते हैं, क्या बना दिया जाएगा, पाकिस्तान, और जो रेस्ट इंडिया बचेगा वो हिस्सा बन जाएगा आपका हिंदुस्तान। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पंजाब के हिस्सों में और सबसे ज़्यादा यहाँ बंगाल के हिस्सों में सबसे बड़े दंगे हमें देखने को मिले थे। और सबसे पहला पार्टीशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिलीजन माइनॉरिटी के मेजॉरिटी के हिसाब से पार्टीशन करा जा रहा है। तो पार्टीशन में ये तय नहीं हो पा रहा था कितना हिस्सा किसके अंडर में आएगा, कितना हिस्सा कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल भी तय नहीं हो पा रहा था। और यहाँ सबसे बड़ा इशू हमें देखने को मिल रहा था। तो ये इशू आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे दूसरा इशू था कि सारे मुस्लिम ग्रुप एरिया जो थे पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहते थे, जिसमें से फ्रंटियर गांधी भी एक थे, जिसे आप देख सकते हैं गफ्फार खान अब्दुल गफ्फार इन्हें बोला जाता है। मतलब कि ये पूरी तरीके से महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस की पॉलिसी को मानते थे, जिन्हें हम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से पुकारते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी कहा कि ये कभी भी क्या कहते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी के साथ नहीं जाना चाहते थे। और ये नॉर्थ फ्रंटियर का इलाका जो ये वाला इलाका, जिसको आप NEWF बोलते हैं, FP बोलते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविजन, ये वाला हिस्सा कभी पाकिस्तान में विलय नहीं होना चाहता था। और ये सबसे बड़ा इशू था। और यहाँ पे इस वाले इनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए इस वाले हिस्से को पाकिस्तान के अंदर मिला दिया गया। और ये वाला हिस्सा पाकिस्तान में विलय नहीं होता, हिंदुस्तान में होता, तो आप देख सकते हैं कुछ और ही बात होती है हमारी, लेकिन फिर भी ये अलग हुआ। तो ये एक इशू था। एक ये भी इशू था कि सारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रियां अगर पाकिस्तान के साथ विलय नहीं होना चाहती थी, मतलब नहीं जाना चाहती थी, तो उनको साथ में क्यों लाया गया, एक ये भी इशू था। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा है अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, लेकिन इससे पहले हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे ये, और आज ये क्या कहते हैं बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और आप देखेंगे इसी वजह से हमारा ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल है, ये वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल है जो हमारी कंट्री के अंदर था। तो ये, और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो प्रोविजन थे मेजॉरिटी वाले पंजाब और बंगाल वाले, तो वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि उनको फिर भी बाद में पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया गया। मतलब यहाँ पर अगर पंजाब के हिस्से को दिया जा रहा है तो यहाँ पे भी हिंदू और पाकिस्तान, यहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं इसको बांटा गया। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी जो थी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी इस हिस्से को बांट दिया गया था। और फिर इस हिसाब से ये वाला पार्टीशन वाला हिस्सा जो था बंगाल, वो बाद में बांग्लादेश बना, लेकिन बंगाल वाला हिस्सा जो था उनको दे दिया गया। और यहाँ पे पंजाब का ये वाला हिस्सा अगर आप देखें तो इस वाले हिस्से को इस वाले पंजाब से निकाल के यहाँ पे पाकिस्तान के हिस्सों को दे दिया गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जो था वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि भारत के अंदर 14 और 15 अगस्त की जिस समय आज़ादी हो रही थी, तो उसमें इन्हीं दो हिस्सों पे सबसे ज़्यादा इशू हमें देखने को मिला था, जिसमें से आप ये गदर एक प्रेम कथा देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भी क्या कहते हैं ये इशू देखा गया था। इस फिल्म में यही दिखाया। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी माइनॉरिटीज़ के लिए। माइनॉरिटीज़ के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जाना कहाँ है। कलम वाली बाई कहती है कि एक क्या कहते हैं एक लाठी को तोड़ना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब सभी साथ मिल जाते हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये क्रांतिवीर की मूवी में बोला गया था। लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लोग क्या सोचते थे कि जब क्या कहते हैं अटैक हुए थे तो कोई हिंदू सोचता था मुसलमानों ने करे, मुसलमान सोचते थे हिंदू ने करें, लेकिन माइनॉरिटीज़ के ग्रुप के लोग सोचते थे कि करना क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमें पाकिस्तान में जाना है या इंडिया में ही रहना है। या पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के ग्रुप के लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि हिंदुस्तान में जाए या पाकिस्तान में रहे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था इन लोगों के लिए, जिसमें आप देखेंगे सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, और उसके साथ जैनिज़्म है और पारसी हैं, कुछ मैं कह सकता हूँ कुछ यहूदी लोग हैं, ये सारे लोग थे। तो इसीलिए लैक ऑफ हिंदू एंड सिख इन द पाकिस्तान और लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम इन इंडिया बिकम द अनडिजायरेबल एलियन इन देयर ओन होम। तो देखेंगे कि कुछ पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान से आए और हमारे भारत के अंदर आ गए,
तो उनको तो चलो हमने कहीं ना कहीं जगह दी, लेकिन कुछ वहाँ के अनडिज़ायरेबल जो लोग थे वो भी भारत के अंदर अपने आप को क्या कहते हैं समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें जाना कहाँ है। तो ये बहुत बड़ा इशू था और इसके लिए मैंने आपको दोनों प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट बता दी। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सभी बच्चों तक नहीं जाती है, तो इसीलिए नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करिएगा। आपको इंटरेस्टिंग अपडेट जो है मैं आपको पूरी तरीके से बताता रहता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस आए, मतलब कि जब पार्टीशन हो गया, पार्टीशन के बाद बहुत सारे नेगेटिव जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव थे। नंबर 1 अगर कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाए तो ये पूरी तरीके से अनप्लान्ड था, किसी को नहीं पता था कि इसको सभी सरकारों को लग रहा था कि कुछ समय के बाद ये बिल्कुल सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन गांधी जी जो लोगों को नॉन वायलेंस सिखाते थे उसका प्रेशर का ब्लास्ट यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देखा गया। और यहाँ पे सभी लोगों ने, 2 मूवी आपने मिल्खा सिंह और गदर वाली देखी होगी, इन दोनों को कंपेयर करा के दिखाया गया कि जो पार्टीशन हुआ था उसमें कितनी ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हुई थी। तो यहाँ पे ये बहुत अनप्लान्ड था, बहुत ही त्रासदी भरा था, बहुत ही ट्रेजिटिक था। दैट इज़ वाई इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज निकले, पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन, या व्हाट इज़ द मेन प्रोसेस ऑफ द पार्टीशन। कुछ भी आ सकता है, कारण या परिणाम पूछ सकता है या बता सकता है कि प्रोसेस क्या है। तो परिणाम में नंबर 1, लाखों लोगों को अपने घरों से ट्रांसफ़र होना पड़ा, लगभग 80 लाख लोगों को। किलिंग एंड द एरिस्टोक्रेसीज, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अत्याचार और हत्याएं 5 से 10 लाख लोगों की हुई। यहाँ पे कम्युनल जोन बन गए। कम्युनल जोन कौन से? कलकत्ता और पंजाब जो हिस्से थे वो कम्युनल जोन के अंदर आ गए और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वहाँ पे सांप्रदायिक दंगे होने लगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत बड़े क्या कहते हैं, मंटो करके बहुत बड़े राइटर हैं, इनकी आप देख सकते हैं काली सलवार करके एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं नोटेबल वर्क है इनके। उसके बाद खोल दो, और उसके बाद हतक, उसके बाद रू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने एक अपनी स्टोरी से निकाला हुआ एक पेज आपकी बुक के अंदर दे रखा है मंटो के बारे में। शहादत हुसैन मंटो इन्हें बोला जाता है। ये बहुत ही फेमस राइटर थे हमारे पंजाब के, लेकिन वो हिस्सा पाकिस्तान के अंदर चला गया था उस टाइम पीरियड पे, तो फिर वो पाकिस्तान के ही निवासी हो गए। तो उन्होंने बताया था किस तरीके से दंगाई लोग चलती गाड़ी को रोकते थे। रोकने के बाद आप देखेंगे मज़हब के नाम पे जो पाकिस्तानी होते थे, ये बिल्कुल सच्चाई बताते थे। वो बताते थे कि किस तरीके से अगर कोई ट्रेन क्या कहते हैं पंजाब से पाकिस्तान की तरफ आ रही, क्योंकि पार्टीशन हो गया, तो जब पंजाब से पाकिस्तान की तरफ आ रही है वो ट्रेन और वहाँ पे मुसलमान लोग पाकिस्तान में रहेंगे और कुछ लोग वहाँ पे रुकेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि जो हिंदू लोग होते थे उन लोगों को मार दिया जाता था, और मारने के बाद फिर अपने मुसलमान भाइयों को खाना बांट रहे होते थे। तो ये रियलिटी लिखने वाला बंदा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मंटो ही है, शहादत हुसैन मंटो, इसलिए इनको जाना जाता है। उनकी एक छोटी सी पेज से बताने की कोशिश करिए, मेहमान नवाजी के में कसर, तो ये दिखाई है। तो मैंने सोचा कि आपको इसे ही बताऊं मैं आपको। फिर दूसरे परिणाम, यहाँ पे जब उनको दूसरी प्लेस पे माइग्रेट होना पड़ा तो उनको रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। रिफ्यूजी कैंप कौन से? जो कैंप बनाए जाते हैं उनमें भी रहना पड़ा। बहुत सी महिलाओं के साथ रेप हुआ, लड़कियों के साथ रेप हुआ, मतलब सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे उनको ज़बरन शादियाँ करवाई गई ताकि वो बच सके, या ज़बरदस्त शादी कर रहे हैं। बच्चे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से, बच्चे अपने पेरेंट्स से, पेरेंट्स अपने बच्चों से जुदा हो गए। और फिर देखेंगे ऑनर किलिंग होने लगी। ऑनर किलिंग इन द सेंस घर की मान मर्यादा को बचाने के लिए घर वालों ने अपनी बेटी पत्नियों को मार दिया, जिससे क्या कहते हैं उनके रेप केसेस ना हो सके। तो ये बहुत सारे रैंडमली कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं। स्पेशली फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखा गया। मतलब जब पार्टीशन हुआ तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आर्मी किस हिस्से में जाएगी, रेलवेज किस हिस्से में जाएगा, पैसा किस हिस्से में जाएगा, IB किस हिस्से में जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे क्या कहते हैं नक्शे को बनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उन्होंने कहा कि आप कुर्सी, मेज, सब चीज़ बांट सकते हैं, लेकिन भारत देश के IB, भारत देश की आर्मी, भारत देश की रेलवे लाइंस आप उन्हें साझा नहीं कर सकते। अब आपको अपना नया देश बनाना है, अपने नए देश की करेंसी बनाइए, नए देश का सेटलमेंट करिए, खुद से करिए। हमने आपको पाकिस्तान दे दिया है। तो ये एक इशू था, फाइनेंशियल इशू था। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इतना बड़ा इशू था कि बाद में बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे स्टोरीज़ लिखने वालों ने, बहुत से लोगों ने, नॉवलिस्ट लिखने वालों ने अपनी सारी विचारधाराओं को अपनी फिल्मों के थ्रू, कहानियों के थ्रू, पोयम के थ्रू
जो फिल्म मेकर थे उन्होंने फिल्म के थ्रू दिखाने की कोशिश करी कि ट्रेजिटिक चीज़ें क्या थी। आई होप आपको वीडियो का सेकंड पार्ट समझ में आया होगा। अब हम महात्मा गांधी को देखेंगे कि महात्मा गांधी जो थे वो कहाँ थे, कोलकाता के अंदर थे। उन्होंने अपने लेटर के अंदर लिखा था कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी पार्टीशन के दौरान पे कोलकाता के अंदर उन्होंने विजिट करा। उस दिन उन्होंने 15 अगस्त भी नहीं मनाया क्योंकि उनके लिए वो बहुत बुरा दिन था। उन्होंने कहा कि यार जो 15 अगस्त जिस तरीके से मैं चाहता था उस तरीके से नहीं हुआ। आज़ाद मुल्क तो हुआ लेकिन डिवाइडेड हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो दिस इज़ द मेन स्टोरी बिहाइंड दिस। अभी हम इतना ही करेंगे इसके अंदर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो के तीसरे पार्ट में भी आपसे जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। दिस इज इट इन दिस वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब हम जल्दी वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।